दिल्ली, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और हरियाणा के सोनीपत में इस वक्त छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में अलगाववादियों और हवाला ऑपरेटर्स के 14 ठिकानों और दिल्ली, हरियाणा में 7 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए की ये कार्रवाई कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के हमदर्दों के खिलाफ चल रही है। एनआईए ने पिछले हफ्ते ही 3 अलगाववादी नेताओं नईम खान, फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा को पूछताछ के लिए बुलाया था और अब ये जगह जगह छापेमारी चल रही है एनआईए की टीमों की तरफ से। और इस वक्त सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, ये जो कार्रवाई चल रही है ये कितनी सीरियस एक्सरसाइज है? अलगाववादियों पर लगाम लगाने में ये कितनी कारगर साबित होगी, या हम कहें ये सिर्फ एक आई वॉश है? जो ये कार्रवाई चल रही है इसका जो एक अलग एंगल है वो ये है कि ये कॉम्पोजिट एक्शन अभी जेएनके में हो रहा है। कभी भी किसी भी सरकार ने कॉम्पोजिट एक्शन नहीं किया था। कॉम्पोजिट एक्शन के माने ये होती हैं कि वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, सर्चेज चल रहे हैं, बॉर्डर पर पाकिस्तान को हिट किया जा रहा है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो कार्रवाइयाँ कर रही है जिसमें कानून के तहत जितने अलगाववादी नेता हैं उनको ये बताया जा सके, उनको ये दबाव डाला जा सके कि तुम गलत काम कर रहे हो। ये कभी अभी नहीं हुआ था। अलगाववादी नेता हर चीज़ें करते थे और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान फंडिंग करता है, लेकिन इस फंडिंग में जो इंडिया में बैठे हुए लोग हैं, जो कि हमारे बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं और जो फॉरेन कंट्री से कनेक्शन है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये इफेक्टिव इस पर असर होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट की विल, इच्छा शक्ति और स्ट्रांग लीडरशिप, इसका जो एक मल्टी प्रोंग्ड इम्पैक्ट है वो देखने वाली बात है। और इसके रिजल्ट जब होंगे तो ये रिजल्ट पूरे दुनिया को जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद पाकिस्तान ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है, पार्ट ऑफ द एक हिस्सा है उसका। मैं क्या कहना चाहता हूं कि फंडिंग का जो सोर्सेज है वो मल्टीफेरियस है, कई सोर्सेज से पैसा आता है। उसमें देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाले जो हुर्रियत के लीडर्स हैं, इनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, कईयों के बेटे बेटियां वगैरह उनसे शादी की हुई है, तो मिलने जाते हैं, आते हैं, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। उसी तरह से जो बासित साहब थे इधर, अब्दुल बासित, आमतौर पे इनको बुलाते थे यहाँ पे। उनको इंटेलिजेंस के बारे में तो हम पता है कि वो इंटेलिजेंस यहाँ पे इनको दी जाती थी, लेकिन पैसा कितना गया कितना नहीं गया बल्क में वो किसी को पता नहीं है, और ये उनका एक बड़ा रोल था। तीसरे जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान को MNF स्टेटस तो दिया हुआ है, लेकिन उसकी आड़ में वो लोग क्या कर रहे हैं वो देखने योग्य है। जैसे कि अंडर इनवॉइसिंग होती है, जो माल पाकिस्तान से आता है अगर 10 टन आएगा तो 2 टन दिखाएंगे, 8 टन का पैसा पूरा आतंकवाद में लगाया जाता है। वो जो मुनाफा वहां से हो रहा है वो भी इनको जा रहा है इसके लिए। इसके अलावा जो लास्ट छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि ड्रग मनी, अब नैरकोटिक्स का जो बहुत पैसा आने लग गया है वो भी इनको जा रहा है। तो हमें ये सारे चैनल जो हैं इनको ब्लॉक करना होगा, ये बहुत ही जरूरी है। अभी मनीष शुक्ला के पास चलते हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है अभी? देखिए, हम इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पर चूँकि यहाँ से टीमें अलग अलग लोकेशन में निकली हुई हैं, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो, जगह जगह टीमें वहाँ इस वक्त पूछताछ कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शाम तक यहाँ पर एनआईए की टीम इकट्ठी होगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारी बात हुई यहाँ पर कई अधिकारियों से, उनका कहना था कि उनका भी खुद का इंटेलिजेंस था कि दिल्ली के कई हवाला ऑपरेटर जो पैसे कुछ बिजनेसमैन के टच में हैं, जो कश्मीर जिनका आना जाना होता है दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कई ऐसे मसाले के कारोबारी हैं, कई ज्वेलरी के कारोबारी हैं जो पैसे ले करके कश्मीर जाते हैं, छिपा के लेकर जाते हैं। उनके अलग अलग तरीके हैं, कुछ खाली गैस सिलेंडर्स में पैसे लेकर के जाते हैं, कुछ बर्तन में लेकर जाते हैं, कुछ पैकेट किसी और चीज़ के होते हैं उसके अंदर कैश रखे जाते हैं, और कुछ टूरिस्ट हैं जो अक्सर बाहर जाते हैं और जब वो इंडिया आते हैं तो वहाँ पे कई हवाला ऑपरेटर उनके हाथ में $2000 या $3000
ऐसे अमाउंट वो दे देते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीर में वो जा कर के अलगाववादियों को दे दें। तो इसको लेकर के ये पूछताछ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी रिकवर हुआ है। तो शाम तक यहाँ पर टीमें आएंगी और उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोगों की अरेस्टिंग को लेकर के भी डिसीजन लिया जाए। जी, और इस वक्त बीजेपी नेता के शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। के शर्मा साहब, ये कार्रवाई तो हो रही है एनआईए की ओर से, लेकिन जैसे कि हमने खुलासा किया था कि 1 साल पहले ही इस पूरे टेरर कनेक्शन का, टेरर फंडिंग कहां से होती है, ये कोई बात छिपी हुई नहीं है, कहां से होती है और ये पूरा जो रूट है वो सबको पता था। पिछले साल भी जो हुआ वो भी फौरी तौर पर है, जो वो कार्रवाई हुई, नोटिस थमा दिए गए। इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? जमीनी स्तर पर हालात कैसे बदलेंगे, ये भरोसा चाहिए हमें आज आपसे। मीमांसा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जो देश की सेना है, जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आतंकवाद के विरुद्ध एक कड़ी लड़ाई यानी बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा देश की मीडिया को भी कि तमाम जोखिम उठाकर देश की मीडिया और मीडिया कर्मी भी इस आतंकवाद की लड़ाई में देश के साथ खड़े हैं और वो खुलासा कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आज की जो कार्रवाई है उसमें बड़ी भूमिका मीडिया ने निभाई है। आपने जो प्रश्न किया कि 1 साल पहले आपके ही रिपोर्टर बता रहे थे कि उस समय कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन इस बार जिस ढंग से खुलासे हुए हैं और खुलासे में जो जानकारियां निकल कर बाहर आई और फिर एनआईए ने एक्शन करते हुए अलगाववादी ताकतों को बुलाकर, उनके नेताओं को बुलाकर यहाँ जो पूछताछ की और जो क्लू मिले हैं उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ब्रिगेडियर शुक्ला जी जो अभी कह रहे थे कि ये कंपोजिट ऑपरेशन है, आप देखिए देश में इस समय किस तरह से सरकार जो है और देश की सेना जो है एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ किस तरह से चौतरफा लड़ाई को जो है लड़ रही है और हर मोर्चे पर एक्शन कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज की कार्रवाई से जो खुलासे होंगे, देखिए वो खुलासे तो गुप्तचर एजेंसियां उपयुक्त समझेंगी, कितना जो है वो सामने लाएंगे, कितना जांच के अंतर्गत तो रखेंगे, कितना देश हित में सामने रखना ओपन करना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँ कि ये जो पैसे का जो हवाला के माध्यम से आतंकवादियों को जो सपोर्ट मिलता था, निश्चित तौर से इस तरह की कार्रवाई से उनकी कमर टूटेगी और कहीं ना कहीं आतंकवाद पर लगाम लगाने में हमें जो है चलिए सफलता मिलेगी। जी ब्रह्म, आपके पास क्या अपडेट है? जो एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है या दिल्ली में जो हवाला ऑपरेटर्स हैं उन तक पहुंची है एनआईए की टीम, क्या खुलासा कर रही है टीमें अभी तक? मीमांसा जी, मैं इस वक्त नेशनल मीडिया सेंटर पर खड़ा हूं, जहां अंदर देश के गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और अभी बीच में उठकर लाइव के लिए आया हूं। मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री से भी ये सवाल पूछा गया कि एनआईए ने जो आज रेड जगह जगह पर डाले हैं, गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एनआईए देखिए इंडिपेंडेंट एजेंसी है और जहाँ भी उसको इस तरह के सबूत मिलते हैं, इस तरह के, उस आधार पर इस तरह के रेड डालती है। और सरकार का मकसद साफ है कि अब किसी भी सूरत में जो सपोर्ट करते हैं या जो हवाला में इन्वॉल्व हैं या जो आतंकवादियों, अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं, पैसा पहुंचाते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और गृह मंत्री ने यह भी संकेत दिए कि ये ऐसी लड़ाई है जम्मू कश्मीर में जो अब इसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई चल रही है और इसको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अभी भी गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, सवाल जवाब चल रहे हैं मीडिया कर्मियों से नेशनल मीडिया सेंटर में। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ने बताया है कि और आतंकवादियों के खिलाफ क्या क्या जम्मू कश्मीर में किया गया है, वो भी गृह मंत्री ने अभी मीडिया को जानकारी दी है कि क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लेकिन एनआईए के रेड को लेकर जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सबूत मिल रहे हैं एनआईए को, उस आधार पर वो कार्रवाई कर रही है, जगह जगह रेड कर रही है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है और आतंकियों की इससे कमर टूटेगी, क्योंकि जहां से उनको सपोर्ट मिलता है वो पूरा सपोर्ट अब खत्म किया जा रहा है। जी मीमांसा। जी ब्रह्म, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता अभय दुबे साहब भी हैं। अभय दुबे साहब, आपने अपनी आंखें मूंदी हुई थी, ये जो एक्शन अब लिया जा रहा है ये बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, नहीं तो ये हालात इतने बदतर नहीं होते कश्मीर घाटी में। मीमांसा जी, मैं भी उस समय गवाह था जब जी ने ये खबरों को प्रसारित किया था और एनआईए ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट की थी। और अब जब आपने उनके वरिष्ठ अधिकारियों का वक्तव्य बताया कुछ दिनों पहले जब मैं डिबेट में था,
तो उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उस समय हमने की थी और अभी भी वो सरफेस पर है। मैं बताना ये चाहता हूं कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, इन लोगों को जो अभी भारतीय जनता पार्टी आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति थी अभय दुबे साहब ने इनको एक्सपोज किया है। परेशानी मैं आपकी इच्छा शक्ति के बारे में पूछ रही हूं। भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती आप देखिए, जिस हुर्रियत ने असेंबली इलेक्शन का बहिष्कार किया, भाजपा और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उन्हीं को बधाई दी। आज भी परिस्थिति यह है, हमने कहा था कि मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को निरस्त अभय दुबे साहब, मोदी सरकार ने निरस्त किया, उसके परिणाम हम सब लोगों ने देखे हैं। अभय दुबे साहब, आपके वरिष्ठ नेता जाते हैं, गलबहियां करते हैं अलगाववादी नेताओं के साथ, सबके सामने है वो तस्वीरें, चाय पर चर्चा होती है, ठहाके लगाते हैं, वो सब कौन कर रहा है? यशवंत सिन्हा भी भारतीय जनता यशवंत सिन्हा जी भी गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ठहाके लगाए गए थे। हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा जो बड़ी परेशानी है वो कोई भी राजनीतिक दल हो, हमने एलिवेट किया एक लीडरशिप के रूप में हुर्रियत को वहां, और इन लोगों ने क्या गुल परेशानी तो आपने ही बढ़ाई ना। चाहिए कि उनको तो पत्थर फेंकने वालों की आग में झोंक दिया। नहीं, देखिए, राहुल है हमारे साथ, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। राहुल, है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट नहीं थी जी। राहुल की आवाज नहीं पहुंच पा रही है यहां पर। हाँ, अभय दुबे साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। मीमांसा जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की जो सरकार है वहां पर, अगर आप उनके वक्तव्यों को उठाकर 3 साल के देख लेंगे तो आपको इस बात का आभास स्पष्ट रूप से होगा। हमने जब एनआईए के एक्ट की बात की थी, हमने कहा था एनसीटीसी बनाइए, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाइए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार के समय यह कहकर विरोध किया कि फेडरल। अभय दुबे जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है सीधा आपसे, ये काम होगा। अभय दुबे जी, मेरा सिर्फ एक सीधा सवाल है आपसे, ऐसी स्थिति में जब अलगाववादियों की हालत बहुत खराब है, वो लोग वेंटिलेटर पर हैं, आपके नेता पहुंचकर उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभय दुबे जी, वो छोड़ दीजिए जो प्रोविजन है, सीधा प्रोविजन मुझे ये बताइए, जब इस समय अलगाववादियों की हालत खराब है, सेंटर उनको बिल्कुल एक किनारे किए हुए है, आपके नेता पहुंचकर वहां उनसे बातचीत करके क्या जताना चाहते हैं? आपके नेता उनको उनका वेटेज क्यों दे रहे हैं इतना? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं बधाई देता हूं, और मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत दृढ़ता से इस कार्रवाई को साल भर से दिखाया है। मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए, हमने यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मुफ्ती मोहम्मद साहब से भी कही थी कि आप अगर एलिवेट करेंगे उन लोगों को, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी भी गए थे, मणिशंकर अय्यर जी, यशवंत सिन्हा जी अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में गए उनसे बात करने, हमारी पार्टी का हमने कहा कि हमारा कोई सरोकार नहीं है। मणिशंकर अय्यर गए थे अभी यहाँ पर कश्मीर में, मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान में, आपके नेता जिस तरीके का रुख अपनाए हुए हैं उससे कश्मीर की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। सिन्हा जी गए थे कि नहीं करेंगे इस बात की? अभय जी, क्या आप निंदा करेंगे इस बात की? अगर यशवंत सिन्हा गए थे, लेकिन आप हर उस व्यक्ति जिस हालात में अभय जी, जिस हालात में अभी कश्मीर है, जिस हालात में अलगाववादी हैं, उस हालात में अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप उनको एक बेवजह की वेटेज देते हैं, आप उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, आप बताते हैं कि देखिए ये भी बातचीत का एक प्रमुख बिंदु है जिन्हें साथ रखना होगा। आखिर ऐसे लोगों से बातचीत की इस वक्त जरूरत क्या है जब लगातार केंद्र सरकार उनको एक किनारे कर चुकी है? नहीं, अगर केंद्र सरकार तो आप निंदा करते हैं ना मणिशंकर अय्यर की, तो वो लीडरशिप आप देख लीजिए 2014 के पहले बिल्कुल निंदा। नहीं, अरे नहीं, नेशनल, एक बात सुन लीजिए, नवाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशंस में बुरहान वानी को एलिवेट किया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी उनको जन्मदिन की बधाई दें या उनके यहाँ स्वादिष्ट और शाब्दिक व्यंजन ग्रहण करें, तो ये अपना दृष्टिकोण हो सकता है उसमें खामियां निकालने का, लेकिन हमको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा कि आज जो कश्मीर के हालात मतलब मणिशंकर अय्यर का दृष्टिकोण जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, क्या सिर्फ निंदा तक? बिल्कुल नहीं। जी, सवाल सीधा है, देख लीजिए, सवाल सीधा है, निंदा नहीं। आपको ये तो देखना होगा ना कि आपके कौन से नेता उन आतंकवादियों को, उन अलगाववादियों को ऊपर पहुंचा रहे हैं।
आपके नेता कह रहे हैं कि आतंकवादी देश के लिए लड़ रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि आतंकवादी देश के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह बुरहानवानी को कहें कि वो तो एक एक्सीडेंट था, हम उनको बचा सकते थे, वो निंदा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की हिना भट्ट अगर कहे कि आर्टिकल 370 उठाओ, मैं AK-47 उठा लूंगी, वो जस्टिफाइड है, वो राष्ट्रीय पक्ष हो गया। हर व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शर्मा साहब आ रहे हैं आपके पास, अपनी बात रख लेने दीजिए। अगर वो राष्ट्र के खिलाफ वक्तव्य देता है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसकी हर हाल में निंदा हो। आप भी तो निंदा करने के लिए तैयार रहिए ना अभय दुबे साहब। आप कहते हैं निजी राय है ये इसकी, और आप पल्ला झाड़ लेते हैं मामले से। ये इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। नहीं, मीमांसी पल्ला झाड़ने का प्रश्न नहीं है। मैंने आपके शो में जब फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था, तब मैंने पूछा था कि दोनों आप बाप बेटे सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं और पत्थर फेंकने वालों को उकसाएंगे, तो यह कौन सा प्रजातंत्र हुआ? यह सवाल मैंने उस समय भी खड़ा किया था। मुझे दुख इस बात का होता है कि कश्मीर के नागरिकों ने 65% वोट करके रेफरेंडम दिया कि भारत के प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं। हम सबको विचार करना होगा। शर्मा साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं। 60% पे कैसे सिमट गई, हमको उनका विश्वास भी जीतना होगा। मीमांसा जी, कांग्रेस की यही जो है आज सबसे बड़ी जो दिवालियापन है कांग्रेस का, वो यही है। देखिए, ये भाजपा का विरोध करते हुए, मोदी जी का विरोध करते हुए, ये कब देश का विरोध करने लगते हैं, इन्हें समझ नहीं आता। आज जो विपक्ष है वो सत्ता का विरोधी नहीं है, सत्ता का विपक्ष नहीं है, ये देश के विपक्ष बन गए हैं, और यही इनकी विडंबना है। एक नहीं, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब ये पूछते हैं कि सबूत लाइए। राहुल गांधी कहते हैं खून की दलाली है। और यही नहीं, इनके मणिशंकर अय्यर जिस ढंग से जब खुलासा हुआ, सारे देश के चैनल दिखाने लगे कि हवाला के माध्यम से किस तरह से आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने के लिए पाकिस्तान से इनके अलगाववादियों के पास पैसे आ रहे हैं। इस दौर में और जिस हालात में इस समय कश्मीर है, इनके नेता वहां जाते हैं, ठहाके लगाते हैं, और गिलानी जी जो बयान देते हैं उस समय कहते हैं आपने सारे वहां से कनेक्शन टूट गया है। वापस लौट रही हूँ, राहुल आपके पास भी आऊंगी, और अभय दुबे जी से भी बहुत सवाल हैं यहाँ पर, और जिनका सीधा सीधा जवाब वो दरअसल दे नहीं रहे हैं। घुमा फिरा के वो मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन राजनीति से इतर अगर हम इस मामले को समझने की कोशिश करें तो ये जो राजनीति है कर्नल थापर, ये तो चलती रहती है। लेकिन मेरा सवाल इस बात से है कि ये जो सबूत जुटाने की बात है, जहां तक कि हम करते हैं, FIR जरूर दर्ज हो जाती है, पहले भी नोटिस दिए गए हैं, लेकिन बात इस बार कितनी आगे बढ़ पाएगी? ये सबूत जुटाने जो कोर्ट में भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना हमें इनके करना पड़ेगा। देखिए जी, अभी तक तो लोकल पुलिस करती थी ये सब काम, अब ये NIA के पास है और ये हाईएस्ट बॉडी है, तो इसलिए ये मानना कि केस दबा दिए जाएंगे या इंटेलिजेंस नहीं आएगी, वो तो खोद के निकालेंगे, एक एक को छोड़ेंगे नहीं। तो और कोलैटरल जो इंटेलिजेंस आएगी वो 2 दिन के बाद हमें पता लगने लगेगी कि क्या क्या, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कितने मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से। ये अभी 2-4 दिन के अंदर आएगी बाहर, जैसे जैसे इंटेरोगेशन बढ़ती जाएगी, और ये मामला रफा दफा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इसमें स्टेट पुलिस का रोल खत्म हो गया है। बाकी अब ये सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो कार्रवाई करेंगी, और इसमें मेरे ख्याल से अभी तो सिर्फ इंटेलिजेंस तक सीमित है, अब इसके ऊपर ऑपरेशनल कार्रवाई की जाएगी जरूर। जैसे अभी जैसे मैं आया हूं स्टूडियो में, अभी वहां पे फायरिंग हुई है कन्वॉय के ऊपर, और 5 हमारे जवान घायल हुए हैं। तो इस तरह से ये कार्रवाइयां अभी बढ़ेंगी, इसके जैसे जैसे इंफॉर्मेशन निकलती जाएगी हम कुछ कार्रवाइयां करेंगे, वो भी कुछ कार्रवाइयां करेंगे। तो ये आर पार की लड़ाई जो है वो दरअसल वो हो ही रही है, और बॉर्डर पर भी जवाब दे रहे हैं। हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, और अलगाववादियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि NIA अपना काम कर रही है, तो वहीं PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर के युवा अलगाववादियों से, चंगुल से बाहर निकलना चाहती है। NIA जो कुछ भी कर रहा है, ये ऑटोनमस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मैं समझता हूं कि जो अपना काम कर रही है वो कर रही है, उसके संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और जो आपने कहा कि कश्मीर की समस्या का हम अस्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं बोला था।
हम अस्थायी समाधान निकालेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, समय लगेगा, क्योंकि 1947 से जो समस्या चली आ रही है वो चुटकी बजाकर अथवा कुछ महीनों में उस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। No, I think the people of Kashmir want it this way. They want the normalcy to be restored as soon as possible. They want the bluff to be called of some of those so-called protagonists of Kashmir who tend to mislead the youth. And most of all, the youth of Kashmir is keen to be a part of the development journey led by Prime Minister Modi. He does not wish to be deprived of the enormous avenues and opportunities which have been made available to the youth in the rest of the country. And therefore, it's in keeping with the will of the people of Kashmir that the government has to take the responsibility of ensuring that peace is restored and all the perpetrators of terrorism or perpetrators of disturbance are brought to the book.